दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बिंदास खबरें में। आज 21 जून 2020 की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे। लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 की सभी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि खबरों का ये सिलसिला आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 4,566 पहुँच गई है। अच्छी बात यह है कि 2,16,676 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 13,030 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम विश्व की तो विश्व में 88,02,471 नए मामले सामने आए हैं, जबकि अच्छी बात यह है कि 46,56,312 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 4,63,496 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। ये दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली में अब होम क्वारंटीन हो सकेंगे महामारी पॉजिटिव, एलजी ने वापस लिया फैसला। यह दोस्तों आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में महामारी के संक्रमण में रफ्तार देखी जा रही है। हर दिन हजारों की संख्या में महामारी के मरीज सामने आ रहे हैं। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 5 दिन के संस्थागत क्वारंटीन का फैसला वापस ले लिया है। यह दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल बीते दिन ही दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने महामारी के पॉजिटिव मरीजों को होम क्वारंटीन करने पर रोक लगा दी थी। उपराज्यपाल ने दिल्ली में महामारी संक्रमित मरीजों को पहले 5 दिन अनिवार्य संस्थागत क्वारंटीन करने का आदेश दिया था। हालांकि अब उपराज्यपाल ने अपना ये फैसला वापस ले लिया है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा कि होम आइसोलेशन को लेकर एलजी साहब की जो भी आशंकाएं थी वो एसडीएम की बैठक में सुलझा ली गई हैं और अब होम आइसोलेशन की व्यवस्था जारी रहेगी। हम इसके लिए एलजी साहब का आभार व्यक्त करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली वालों को कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पहली बार घर पर रहकर डिजिटल मीडिया के जरिए आज मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यह दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संकट के बीच रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। महामारी के चलते इस बार लोग एक स्थान पर जमा नहीं होंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म और घर पर ही रहकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। यह पहली बार है कि जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को प्रसारित भी किया जाएगा। यह दोस्तों आपको बता दें कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम होगी घर घर योग परिवार के संग योग। हालांकि 21 जून को सुबह 7 बजे से लोग ऑनलाइन माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम से जुड़ सकेंगे। अधिकारियों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर विदेशों में स्थित भारतीय मिशन भी डिजिटल मीडिया और योग का समर्थन करने वाले संस्थानों के जरिए लोगों से जुड़ेंगे। दोस्तों हमारी भी आपसे यही अनुरोध है कि इस बार योग जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों योग हमारे शरीर के साथ साथ मन को भी शांत रखता है। दोस्तों क्या आप इस योग दिवस पर योग करने वाले हैं? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि उज्ज्वला योजना के ग्राहकों को फ्री में मिल सकता है एलपीजी सिलेंडर, बड़ा बदलाव संभव। यह दोस्तों आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना के करोड़ों लाभार्थियों को महामारी संकट के बीच बड़ी राहत मिल सकती है। लाभार्थियों की सुविधाओं के मद्देनजर तेल कंपनियां ईएमआई डेफरमेंट स्कीम की मियाद 1 साल तक बढ़ा सकती है। इससे लाभार्थियों को मोटा मुनाफा होगा, क्योंकि अगर यह अवधि बढ़ती है तो ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर खरीदते समय ईएमआई की राशि का तेल कंपनियों को भुगतान नहीं करना होगा। आपको बता दें कि मौजूदा नियमों के अनुसार ईएमआई डेफरमेंट स्कीम जुलाई 2020 में खत्म हो रही है। सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इसे 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। दरअसल उज्ज्वला योजना के तहत एक प्रावधान है। इसके अनुसार जब ग्राहक एलपीजी कनेक्शन लेता है तो कुल लागत स्टोव के साथ 3200 रुपए की होती है। 3200 रुपए में से 1600 रुपए सब्सिडी सीधे तौर पर सरकार की तरफ से दी जाती है और बाकी 1600 रुपए की रकम तेल कंपनियां देती हैं। यह दोस्तों आपको बता दें कि ईएमआई डेफरमेंट स्कीम के तहत अगर 1 साल में ग्राहक 14 किलो का सिलेंडर लेता है तो 6 सिलेंडर पर ईएमआई देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन 7वें सिलेंडर पर उसको ईएमआई देनी पड़ती है। दोस्तों हम आपसे जानना चाहते हैं क्या आप भी उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महामारी की दवा आ गई है बाजार में, बिकेगी 103 रुपए में, सरकार ने दी है मंजूरी। ये दोस्तों आपको बता दें कि ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने महामारी से मामूली और मध्यम रूप से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिरविर को फेविफ्लू ब्रांड नाम से पेश किया है। कंपनी ने शनिवार को यह जानकारी दी है। मुंबई की कंपनी ने शुक्रवार को कहा था कि उसे भारतीय औषधि महानियंत्रक से इस दवा के विनिर्माण और विपणन की अनुमति
मिल गई है। कंपनी ने कहा है कि फेविफ्लू महामारी के इलाज के लिए पहली खाने वाली दवा है जिसे मंजूरी मिली है। यह दवा लगभग 103 रुपए प्रति टैबलेट की दर से बाजार में उपलब्ध होगी। दोस्तों आपको बता दें कि कंपनी की इस दवा को मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब भारत में महामारी के संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। पहले की तुलना में भारत में महामारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में महामारी मरीजों की संख्या 4 लाख के करीब पहुंच चुकी है। वहीं कंपनी ने कहा है कि यह दवा चिकित्सक की सलाह पर मिलेगी। दोस्तों जिस तरीके से दावे किए जा रहे कि महामारी की दवा उपलब्ध हो गई है, ऐसे में तो यही उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से भारत में महामारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, अब एक उम्मीद की किरण निकल कर आ गई है कि जिससे कि लोगों को अब राहत मिलेगी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में लोगों का चाइनीज सामानों से होने लगा है मोहभंग। दोस्तों आपको बता दें कि गलवान घाटी में चीन के साथ हुई झड़प के बाद छत्तीसगढ़ में लोगों का चाइनीज उत्पादों से मोहभंग होने लगा है। एक और जहां व्यापारी चीनी वस्तुओं की बिक्री न करने की शपथ ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता भी सस्ते चाइनीज उत्पादों की जगह देसी और अपेक्षाकृत महंगी चीजों को तवज्जो दे रहे हैं। आपको बता दें कि व्यापारियों के अनुसार हाल ये है कि बाजार में आने वाले करीबन आधे ग्राहक सामान खरीदने से पहले ये सुनिश्चित करने लगे हैं कि अमुक उत्पाद चीन में तो बना हुआ नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि बंजारी रोड व्यापारी संघ के अध्यक्ष लालचंद गुलवानी के अनुसार दिल्ली कोलकाता से आने वाले बच्चों के खिलौने की कीमत चाइनीज खिलौनों की तुलना में थोड़ी ज्यादा रहती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इन्हें ही पसंद किया जा रहा है। इसके अलावा चाइनीज रेनकोट छाते की जगह लोग देशी रेनकोट और छाते मांग रहे हैं। ग्राहकों की बदलती मांग को देखते हुए दिल्ली से स्थानीय कंपनी के उत्पादों को मंगाया जा रहा है। दोस्तों हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप अभी भी कुछ चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों संभव हो तो इसका तुरंत ही बहिष्कार कीजिए और अपने देश में बने सामानों का इस्तेमाल कीजिए। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि भारत की मोबाइल कंपनियां जो चीन को टक्कर देने के लिए कर सकती हैं वापसी। दोस्तों आपको बता दें कि चीन के खिलाफ इस वक्त दुनिया के कई देश हैं। पहले महामारी और फिर भारत चीन सीमा विवाद का मामला और गर्म हो गया है। सोशल मीडिया पर चाइनीज कंपनियों के बहिष्कार की बात हो रही है। भारतीय रेलवे ने चीन की कंपनी को दिया गया ठेका भी रद्द कर दिया है। इसके अलावा BSNL और MTNL को भी 4G विस्तार के लिए चाइनीज कंपनियों की मदद न लेने को कहा गया है। जब भी चीन के बहिष्कार की बात होती है तो सबसे पहले चाइनीज मोबाइल कंपनियां निशाने पर होती हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। आपको बता दें कि काउंटर पॉइंट रिसर्च के मुताबिक जनवरी से मार्च के बीच में भारत में 81% फोन की बिक्री चाइनीज कंपनियों की हुई है। भारत के मोबाइल बाजार में माइक्रोमैक्स और लावा जैसी कंपनियों की हिस्सेदारी महज 1% है। लेकिन यदि भारतीय कंपनियां मूवमेंट का फायदा उठाती हैं तो बाजार में फिर से इनकी वापसी हो सकती है। अब सवाल ये है कि यदि चाइनीज मोबाइल कंपनियों का पूरी तरह से बहिष्कार हो जाता है तो भारत की कौन कौन सी मोबाइल कंपनियां हैं जो उनकी जगह ले सकती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि साल 2017-18 तक भारतीय मोबाइल बाजार में घरेलू कंपनी माइक्रोमैक्स की अच्छी खासी पकड़ थी। लोग माइक्रोमैक्स के फीचर से लेकर स्मार्टफोन तक खरीदते थे, लेकिन बाद में चाइनीज कंपनियों के दबदबे के बाद माइक्रोमैक्स ने अपना मोबाइल कारोबार एक तरह से बंद ही कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोमैक्स इस समय वापसी को तैयार है। दोस्तों आपको बता दें कि माइक्रोमैक्स के बाद लावा भारत की एक प्रमुख मोबाइल कंपनी है। रिपोर्ट के मुताबिक लावा भी जल्द अपना नया स्मार्टफोन पेश करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि वैसे तो फिलहाल बाजार में कार्बन के स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन अब खबर आ रही है कि कंपनी जल्दी ही स्मार्टफोन बाजार में एंट्री लेने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक कार्बन मोबाइल 10,000 रुपए में स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। आपको बता दें कि फीचर फोन बाजार में कार्बन की अच्छी खासी पकड़ है। कंपनी भारत में हर साल करीबन 8 से 10 लाख फीचर फोन का कारोबार कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से चाइनीज मोबाइल ने इंडिया में कारोबार में अपना दबदबा बनाया है, परंतु देसी मोबाइल कंपनियां भी कम नहीं हैं। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चिदम्बरम ने बॉयकॉट चाइना अभियान को बताया गैर जरूरी। कहा आत्मनिर्भर बने लेकिन दुनिया से न तोड़े नाता। दोस्तों आपको बता दें कि देश के पूर्व वित्त मंत्री लद्दाख में भारत चीन संघर्ष के बाद चाइनीज सामान के बॉयकॉट अभियान को गैर जरूरी करार देते हुए कहा कि इससे चीन को कोई खास असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनने का मतलब यह नहीं है कि हम दुनिया से नाता तोड़ लें। अपने वीडियो संदेश में पी चिदम्बरम ने कहा कि लद्दाख में चीनी घुसपैठ और संघर्ष पर सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। साथ ही चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री द्वारा सर्वदलीय बैठक में दिए बयान पर भी जोरदार हमला बोला। दोस्तों आपको बता दें कि बॉयकॉट चाइना अभियान को लेकर चिदम्बरम ने कहा कि जितना हो सके आत्मनिर्भर जरूर बनना चाहिए, लेकिन हम इसके लिए दुनिया भर से नाता नहीं तोड़ सकते। उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन का हिस्सा बने रहना होगा। हमें चाइनीज सामान का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। दुनिया भर के व्यापार में हम भारत चीन व्यापार की हिस्सेदारी देखें तो ये नगण्य है। उन्होंने कहा कि बॉयकॉट चाइना से चीन की अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं जब हम देश की सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर बातचीत कर रहे हैं तो उस समय इस प्रकार के हल्के मुद्दे बीच में नहीं लाने चाहिए। दोस्तों हम आपसे जानना चाहते हैं
हैं कि क्या आप पी चिदम्बरम जी के बातों से सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट की तरह बोर्डिंग पास, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ऐसे होगी टिकट चेकिंग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए इंडियन रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठा रहा है। इसी के तहत संपर्क रहित टिकट जांच को बढ़ावा देने के लिए उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी बोर्डिंग पास की सुविधा शुरू की है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इसी के साथ प्रयागराज जंक्शन उत्तर मध्य रेलवे का पहला स्टेशन हो गया है जहां बोर्डिंग पास की सुविधा रेलवे द्वारा शुरू की गई है। आपको बता दें कि दरअसल महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए रेलवे लगातार आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहा है और यात्रियों और रेलवे कर्मियों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में प्रयागराज जंक्शन पर एक ऑटोमेटिक QR कोड बेस्ड टिकट स्कैनिंग सिस्टम लागू किया गया। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे ने फिलहाल कुछ राजधानी और अन्य गाड़ियों में टिकट चेकिंग के लिए हैंड हेल्ड टर्मिनल दिए हैं। इन डिवाइसों के इस्तेमाल से टिकट चेकिंग के साथ ही रेलवे के सिस्टम को ये पता चल जाता है कि ट्रेन के डिब्बों में कहां पर सीटें खाली हैं। ऐसे में इन खाली सीटों की जानकारी रेलवे और आम यात्रियों के लिए पाना भी आसान होगा, जिससे कि ऑनलाइन खाली सीटों की बुकिंग की जा सकेगी। दोस्तों, जिस तरीके से महामारी तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में रेलवे का ये कदम सराहनीय कदम होगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चीनी सेना का विरोध दरकिनार, भारत ने गलवान नदी पर पुल बनाने का काम किया पूरा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि चीन की सेना के कड़े विरोध के बावजूद भारत ने पूर्वी लद्दाख में गलवान नदी पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एक पुल का निर्माण पूरा कर लिया है। सरकार के सूत्रों ने शुक्रवार को इसके बारे में जानकारी दी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सूत्रों ने कहा कि यह पुल क्षेत्र में भारतीय सैनिकों की जल्द आवाजाही में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि यह सोमवार रात गलवान घाटी में हुई झड़प वाली जगह से बहुत दूर नहीं है। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि यह पुल निश्चित रूप से क्षेत्र में भारतीय सैनिकों की आवाजाही सुगम करेगा। हमने सैनिकों के बीच गतिरोध तथा चीन की सेना के कड़े विरोध के बावजूद पुल का निर्माण पूरा कर लिया है। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सूर्य ग्रहण को कब, कैसे और कहां देख सकते हैं? सूतक काल कब से होगा शुरू? ये दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को लगने जा रहा है। खास बात यह है कि यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें चंद्रमा सूर्य का करीबन 98.8% भाग ढक देगा। दोस्तों, आपको बता दें कि 21 जून यानी कि आज रविवार को पड़ने वाले ग्रहण का सूतक काल कल ही रात 9:15 पर शुरू हो गया। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग सूतक काल मानते हैं। इस दौरान पूजा घर और मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं। लोग ग्रहण सूतक काल से पहले ही अपने देवी देवताओं की पूजा करके उनके पट यानी कि गेट को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद ग्रहण सूतक काल समाप्त होने पर लोग फिर से मंदिर और पूजा घरों को खोलते हैं। ये दोस्तों, आपको बता दें कि 21 जून को सुबह 9:15 पर ग्रहण शुरू हो जाएगा और 12:10 तक दोपहर में पूर्ण ग्रहण दिखेगा। इस दौरान कुछ देर के लिए हल्का अंधेरा सा छा जाएगा। इसके बाद 3:04 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा, यानी करीबन 6 घंटे लंबा ग्रहण होगा। आपको बता दें कि लंबे ग्रहण की वजह से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में सूर्य ग्रहण की शुरुआत सुबह 10:20 पर हो जाएगा। ग्रहण दोपहर 12:02 पर अपने पूर्ण प्रभाव में होगा और इसकी समाप्ति 1:49 पर होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रमा की तरह सूर्य ग्रहण भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इसका बुरा असर आपकी आंखों पर पड़ सकता है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सीएम योगी बोले आजीविका के अवसर बढ़ाएगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान ग्रामीण इलाकों में आजीविका के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। योगी ने इस अभियान में राज्य के 31 जिलों को चुनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश में गरीब कल्याण और ग्रामीण विकास को नया आधार देने के लिए प्रधानमंत्री की पहल पर संचालित किया जा रहा ये अभियान गाँव में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।